को ये बोलना चाहती हूँ, देखिए हिजाब प्रकरण में दोहरा चरित्र मैं आपको 4 सवालों से एक्सपोज करती हूँ। कर्नाटका में कर्नाटका एजुकेशन एक्ट है। कर्नाटका एजुकेशन एक्ट में प्रॉपरली मेंशन्ड है कि आपको बिल्कुल समान ड्रेस कोड, कुछ डिफरेंस नहीं होना चाहिए, फॉलो करना है। और 1983 का है आई थिंक वो एक्ट। 1983 से लेके आज तक तो कोई समस्या नहीं हुई। और वो बच्ची हैं जो पहले नहीं हिजाब पहन के जा रही थी, एकदम रातों रात उन्हें हिजाब पहनने की जरूरत महसूस हो गई, रातों रात उनके अधिकारों का हनन होना शुरू हो गया। और कर्नाटका एजुकेशन एक्ट की आपने धज्जियां उड़ा दी कि जिद की नहीं, हम तो यही पहनकर जाएंगे। तो देखिए, पहली चीज तो आपका रिलीजन अपनी जगह है। हमारे जो देश का संविधान है, अनुच्छेद 25 यानी आर्टिकल 25 हमें अधिकार देता है कि हम अपने मजहब का, अपने पंथ का पालन करें, प्रचार करें, प्रसार करें और प्रवचन करें। लेकिन वो एक निजी अधिकार है और वो हमारा एक प्राइवेट एक राइट है। अपनी पर्सनल लाइफ में हम वो करने के लिए इंडिपेंडेंट है। लेकिन कोई भी मौलिक अधिकार, कोई भी फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं होता। कुछ लिमिटेशंस होती हैं, कुछ सीमाएं होती हैं, जो मैंने आपको अभी बोली, पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी, डिसेंसी। इन तीनों चीजों को फॉलो करते हुए ही आप अपने फंडामेंटल राइट को एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो ये लोग ये नहीं बताते हैं, आधी अधूरी बात बताते हैं। दूसरा दोहरा चरित्र मैं आपको भी एक्सप्लेन करती हूँ कि ये कह रहे हैं कि राइट टू रिलीजन। पहले तो मैंने आपको बताया कि राइट टू रिलीजन एब्सोल्यूट नहीं है, पब्लिक ऑर्डर मानना पड़ेगा। अगर आप किसी पब्लिक प्लेस में जाएंगे, वहां का जो कोड ऑफ कंडक्ट, पॉलिसी, कायदे कानून, नियम होंगे, वो आपको मानने पड़ेंगे। लेकिन अगर चलिए राइट टू रिलीजन की भी आप दुहाई दे रहे हैं, तो यही राइट टू रिलीजन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया में पढ़ने वाले गैर मुसलमान छात्र छात्राओं को क्यों नहीं मिलता? वहां पर आप स्कूल, यूनिवर्सिटी की ड्रेस कोड पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी की दुहाई देते हुए गैर मुस्लिमों को शेरवानी और शलवार कमीज पहनने के लिए मजबूर करते हैं। एक ही सिचुएशन पर, एक ही विषय पर ये इतना दोहरा चरित्र कैसे दिखा सकते हैं कि एक जगह इनको राइट टू रिलीजन चाहिए कर्नाटका में, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इनको यूनिवर्सिटी रूल्स चाहिए। तो देखिए, ये दोहरा चरित्र है। दूसरी बात, चुनने का अधिकार। कहते हैं मुसलमान महिलाओं का चुनने का अधिकार है हिजाब। देखिए, ठीक है, अगर मुसलमान महिलाएं अपनी मर्जी से कर रही हैं, वो प्राइवेट लाइफ में, पब्लिक लाइफ में तो मैं कहूंगी कि आपको पब्लिक ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा। अगर प्राइवेट लाइफ में भी अपनी मर्जी से कर रही हैं, तो मेरे जैसी मुसलमान महिलाओं के चुनने का अधिकार कहाँ गया? ऐसी भी तो बहुत सारी मुस्लिम महिलाएं जो नहीं करती हैं हिजाब, ज्यादातर मुस्लिम महिलाएं हिजाब नहीं करती हैं। तो वो क्या खराब मुसलमान का उनको सर्टिफिकेट क्यों देते हैं आप? उनको आप काफिर बोलने लग जाते हैं, उनको आप लो कैरेक्टर की और ये तो गलत चरित्र की औरत है, इस तरह की बातें करने लग जाते हैं। उन महिलाओं का चुनने का अधिकार नहीं होता। आज मेरे पास जितेंद्र, अबू धाबी से एक धमकी आई। कैन यू इमेजिन उनका क्या रीजंस थे धमकी देने के? हिजाब के खिलाफ बोला, उनको मेरी लिपस्टिक से परेशानी है, उनको तू जो बाल खोलकर घूमती है, इस तरह की धमकियां। मैं मुसलमान महिलाओं से भी अपील कर रही हूं कि इस्लामिक स्टेट की तरफ बढ़ते हुए कदम है भाई, इन चीज से सावधान हो जाइए। आज आपको काले कपड़े में लबादे में बैठा रहे हैं, कल को आपके लिपस्टिक पे इनको दिक्कत हो जाएगी, कल को आपकी किसी भी चीज करने पे, आपकी सांस लेने पे दिक्कत हो जाएगी, परसों आपकी शिक्षा पे दिक्कत हो जाएगी। आज आप इसी चीज की लड़ाई लड़ रहे हैं ना कि हमें शिक्षा लेनी है, हमें स्कूल कॉलेज जाना है। आप देखिए अफगानिस्तान में क्या होता है मुसलमान महिलाओं के साथ, आप देखिए सीरिया में क्या होता है, आप देखिए पाकिस्तान में क्या होता है। तो देखिए, मुसलमान बच्चा भी इस चीज से अलर्ट हो जाए कि इस्लाम के नाम पर मुसलमान माइंड को अलगाववाद की तरफ प्रेरित किया जा रहा है। मुसलमान यूथ को एक सेपरेटिस्ट बनाया जा रहा है कि आप भारत में होने वाली हर चीज से अलग हैं। जब वो एक सेपरेटिस्ट बन जाता है, तब उसमें से बच्चे चुन के एक्सट्रीमिस्ट बनाए जाते हैं। अब एक्सट्रीमिस्ट बनाने की स्टेज में, यानी कट्टरवादी बनाने की स्टेज में, उसको ये सिखाया जाता है कि जो वो सोच रहा है वही सही है, बाकी सब गलत है। जब वो कट्टरवादी बन जाता है, तब लास्ट स्टेज में उसको आतंकवादी बनाया जाता है। उस स्टेज में उसको ये बताया जाता है कि जो आप सोच रहे हैं वही सही है, बाकी दुनिया से मनवाना आपका कर्तव्य है। उस स्टेज में आकर वो अपने अंदर बॉम्ब बांध के सुसाइड बॉम्बर बन के फटता है। उस स्टेज में वो धर्म परिवर्तन करने के लिए निकलता है। उस स्टेज में वो ये बोलता है कि अगर मैं किसी को मुसलमान बना दूंगा तो मुझे जन्नत मिलेगी। तो ये ब्रेन वॉशिंग पूरी सीक्वेंस में होती है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहती हूँ कि आतंकवादी भी कुरान से नहीं बनते हैं जितेंद्र, आतंकवादी अलगाववाद से बनते हैं। जिस दिन हमने अलगाववाद खत्म कर दिया, आप छोटे छोटे बच्चों को तू सिख है, तू जैन है, तू बौद्ध है, तू मुसलमान है, ये बताना बंद करें। स्कूल्स हैं या किसी भी इस तरह की पब्लिक प्लेसेस हैं, बच्चों को प्लीज रिलीजन के नाम पे हम बांटना बंद करें। पंथ या मजहब हमारी बहुत पर्सनल चीज होती है, हमारी पूजा पद्धति है, लेकिन वो हमारे घरों तक है, वो हमारी निजी अपनी पर्सनल जिंदगी तक है। अगर वो इस्तेमाल करके लोग अपनी राजनीति करने की कोशिश कर लें, तो वो एक बहुत ही गलत डायरेक्शन में चीजें जा रही हैं। और कैंपसेस में अभी ये भी खबर आई है जितेंद्र की ये जो मूवमेंट चला है, ये PFI की है, एक विंग है, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, स्टूडेंट विंग, CFI आई थिंक उसको बोलते हैं। ये भारत में इस्लामिक स्टेट बनाने के आंदोलन की एक शुरुआत है।
हमें इसकी सीरियसनेस समझनी पड़ेगी कि ये सिर्फ और सिर्फ आज ये हिजाब के लिए लड़ाई करवा रहे हैं, क्योंकि युवा कंस्ट्रक्टिव एनर्जी होती है, उसको आप कुछ भी बोल के कोई भी डायरेक्शन दे दीजिए तो उसके लिए लड़ने मरने को तैयार हो जाता है। वो युवा गलत नहीं है, लेकिन उनको गलत बताया जा रहा है, उनको इस्लाम और इस्लामिक स्टेट का फर्क नहीं बताया जा रहा है। इस्लाम बहुत अलग चीज़ है, इस्लामिक स्टेट बहुत अलग चीज़ है, और ये इस्लामिक स्टेट की तरफ ही बढ़ते हुए कदम है। आज हिजाब के लिए लड़वा रहे हैं, कल बोलेंगे कि अलग क्लास में हमें बैठाओ, परसों बोलेंगे कि हाँ नहीं हमें संडे की छुट्टी नहीं चाहिए, हमें जुम्मे की छुट्टी चाहिए, और कुछ भी मतलब बहुत सारी चीजें। अरे आप ये छोड़िए, फिर बोलेंगे कि नहीं हमें केमिस्ट्री क्लास में कुरान का जो है वो करना है, कुरान पढ़ना है केमिस्ट्री क्लास में, हमें बायो नहीं, मुझे फिजिकल एजुकेशन क्लास में एक्सरसाइज नहीं करनी, मुझे मेरे लिए तो नमाज ही एक्सरसाइज है, मैं तो नमाज ही पढ़ के एक्सरसाइज करूंगा या करूंगी। तो ऐसे तो अराजकता फैल जाएगी। देखिए हम ना हिजाब के खिलाफ हैं, ना नमाज के खिलाफ हैं, ना कुरान के खिलाफ हैं, ना इस्लाम के खिलाफ हैं। हम सिर्फ अलगाववाद के खिलाफ हैं, हम सिर्फ कट्टरवाद के खिलाफ हैं, हम सिर्फ द्विराष्ट्रवाद के खिलाफ हैं। कि यानी जिस देश में आप रहते हैं उस देश में रहते हुए आपको सब कुछ पैरेलल चाहिए, आपको कायदे कानून अपने अलग चाहिए, आपको पैरेलल इकोनॉमी चाहिए। हलाल इकोनॉमी आप समझते होंगे चल रही, गोश्त तो सुना था कि हलाल होता है, आजकल हलाल आटा, हलाल मैदा, हलाल झाड़ू, दुनिया जहान का हर प्रोडक्ट हलाल है। और उन हलाल कंपनीज में एम्प्लॉयमेंट उनकी कॉन्ट्रैक्ट में होता है कि एम्प्लॉयमेंट किसी हिंदू को नहीं देंगे, गैर मुस्लिम को नहीं देंगे, वो प्रोडक्ट हिंदू खरीदता जरूर है। यानी आपको कमाई बेचने के लिए तो हिंदू चाहिए, लेकिन आप रोजगार नहीं देंगे किसी हिंदू को, सिर्फ मुसलमान को रोजगार देंगे। एक पूरा पैरेलल इकोनॉमी चल रही है, और फिर उस इकोनॉमी से जो पैसा अर्न हो रहा है उस पैसे की कोई रेगुलेशन नहीं है, कहाँ जा रहा है। हम लोग कई बार सोचते हैं पीएफआई जैसे संगठन है या दारुल उलूम जैसे संगठन है या बड़े बड़े कट्टरवादी आतंकवादी संगठन है, वो कैसे ऑपरेट कर रहे हैं हमारे देश में, कहाँ से आता है पैसा, क्या पता वो पैसा इसी पैरेलल इकोनॉमी से जमा किया जाता हो। हमारी ही रिसोर्सेज से हम पूरे दिन मेहनत करके एक प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, और वही पैसा क्या पता भारत में इस्लामिक आतंकवाद को प्रमोट करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। पूरी एक पैरेलल जुडिशरी सिस्टम चाहिए, हम न्यायपालिका भी नहीं मानेंगे, सब कुछ पैरेलल चाहिए। और ये तो हद ही हो गई है कि नहीं, अब ये जिद है कि नहीं हम स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं मानेंगे, कुछ भी कायदे कानून नहीं मानेंगे और अपनी हठधर्मी दिखाएंगे। तो देखिए ये सिर्फ और सिर्फ एक द्विराष्ट्रवाद की शुरुआत है जितेंद्र, और अब मैं कहती हूँ कि अब बहुत हो गया है। किसी भी विषय को लेकर हमारे देश को जलाया जाता है, किसी भी विषय को लेकर हमारे देश को बांटा जाता है, अब और नहीं। और हम डेफिनेटली हर समाज का व्यक्ति आगे आएगा और इस चीज के खिलाफ बोलेगा। लॉ ऑफ लैंड प्रिवेल्स व्हेन टू राइट्स कोलाइड, ये मैं आपको कोर्ट्स के जजमेंट कोट कर रही हूँ। व्हेन टू राइट्स कोलाइड, किसी भी तरह के दो अधिकार जब आपस में टकराते हैं तो लॉ ऑफ लैंड प्रिवेल्स, यानी कि जिस धरती पे आप खड़े हैं उस जगह का जो कानून है वो ही सुपरसीड करेगा, वो ही जो है ऊपर माना जाएगा। इस वेट को हमें समझना पड़ेगा। रिलीजन इज नॉट अबव लॉ। हमारा जो भी पंथ है, जो भी मजहब है, वो कानून से ऊपर नहीं है। ये देश कोई इस्लामिक स्टेट नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है और ये संविधान से चलेगा। हमारा संविधान सेक्युलर है, हमें समानता का अधिकार दिया गया है, और संविधान ना ही सिर्फ अधिकारों की बात करता है जितेंद्र, बल्कि कर्तव्यों की भी बात करता है। हमारे संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करता है, जो देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए हर नागरिक को आगे आने की बात करता है। तो अगर किसी भी विषय को लेकर हमारे देश को तोड़ा जा रहा है, अलगाववाद किया जा रहा है, तो हर नागरिक का कर्तव्य है कि आगे आकर उसके लिए आवाज उठाए। मैम लास्ट क्वेश्चन ये है कि जो सारी चीज़ें आपने बताई उसको लेके एक तर्क दिया जा रहा है कि अगर वो मंगलसूत्र पहन सकते हैं तो हम हिजाब क्यों नहीं पहन सकते। देखिए बहुत अच्छा सवाल जितेंद्र। देखिए सिर्फ सर पे दुपट्टा रहे तो वहां तक भी बात शायद मानी जा सकती है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि सिख समाज के बच्चे भी वो चीज करते हैं। अगर सिर्फ सर तक दुपट्टा रहे, वो सर के दुपट्टे से आगे आके नकाब पे भी पहुंच जाता है, ठीक है। मंगलसूत्र आपकी आइडेंटिटी नहीं छुपा रहा है, आपकी पहचान नहीं छुपा रहा है, लेकिन नकाब आपकी पहचान छुपा रहा है। छोटा सा उदाहरण और देती हूँ और एक दोहरा चरित्र और आपके सामने एक्सपोज होगा कि हमारे घर की कोई घंटी बजाए, डोरबेल, नकाबपोश व्यक्ति, मुसलमानों से भी, मुसलमान भी सोचे, मनन करे, अपने ज़मीर से सवाल पूछे कि आपके घर की कोई डोरबेल बजाए और उसने नकाब पहन रखा है, क्या आप बिना पहचान देखे, बिना उसका नकाब खुलवाए कि कौन हो भाई या कौन हो बहन, कौन हो, अंदर आने देंगे? कभी नहीं।
क्योंकि हम ये सोचेंगे कि हमारे घर की सुरक्षा ना खतरे में आ जाए, कोई चोर ना हो, डकैत ना हो, आतंकवादी ना हो। हम नकाब खुलवा के पहचान देखेंगे। तो हम अपने घर की सुरक्षा के लिए जब इतने चिंतित होते हैं तो हम समाज में नकाबपोश व्यक्तियों को, अपने देश में नकाबपोश व्यक्तियों को कैसे घूमने दे सकते हैं? वो एक राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। कितनी बार पुलिस के जो पर्सनल हैं, पुलिस ऑफिशियल्स ने कई बार कितनी रिपोर्ट्स, कितनी स्टैटिस्टिक्स दिखाई हैं जिसमें बुर्का पहनकर या नकाब पहनकर कितने सारी आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है। श्रीलंका में हुआ है, भारत में तो कितनी बार हुआ है जितेंद्र, हम सबको पता है। तो देखिए, नकाब पहचान छुपाना किसी भी सिविल सोसाइटी में, किसी भी सिविक सोसाइटी में, किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में, किसी देश में नहीं होता है जितेंद्र, केवल भारत में होता है। लेकिन अब आगे नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों के शायद अच्छे होने के कारण या फ्लेक्सिबल होने के कारण हम सोचते हैं कि शांति बनी रहे, जो होता है होता रहे। उस शांति बनाए के रखने के चक्कर में हमने बहुत कुछ खो दिया है। लेकिन अब और नहीं, पूरे सम्मान के साथ हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि भारत ना कभी किसी संप्रदाय के, भाषा के, जाति के खिलाफ रहा है और ना ही भारत कभी उनके खिलाफ हो सकता है। भारत से ज़्यादा समानता, भारत के लिए मैं कहती हूँ टॉलरेंट वर्ड यूज करना भी गलत है। भारत टॉलरेट नहीं करता है दूसरों को, उत्सव की तरह मनाता है। पूरी दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं है जहाँ पे इतनी विविधताएं इतने सम्मान के साथ रहती हैं। लेकिन हमें अपने देश के कानून का और संविधान का सम्मान करना पड़ेगा। एक नेशनल कैरेक्टर, एक नेशनल आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी कि हम पहले भारतीय हैं, बाद में सप्लीमेंट्री आइडेंटिटी हमारी जो भी हो, हम वो मनाने के लिए, अपनाने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हैं। इस्लाम संप्रदाय में जो मेन ग्रंथ है कुरान शरीफ, उसमें किसी भी वर्स में नकाब का या बुर्के का जिक्र नहीं है। उसमें जिक्र है अपनी शर्मगाहों को कवर करने का, दैट मीन्स अपने प्राइवेट पार्ट्स को कवर करने का। तो वो कहीं से कहीं तक भी बुर्का या नकाब की बात नहीं करता है। तो ये रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं होते हुए भी एक इस्लामिक समाज में कुरीति है जो मुसलमान महिलाओं को फोर्स किया जाता है करने के लिए। और इसका मैं ये मानती हूँ कि देखिए, उत्तर प्रदेश पॉलिटिक्स से ये लेना देना है कि अभी यूपी इलेक्शंस आ रहे हैं, मतदान नज़दीक चल ही रहा है, पहले चरण का मतदान हो ही चुका है और इतने सालों से महिलाएं करती आई हैं हिजाब। लेकिन अभी अचानक से ये मुद्दा इतना तूल पकड़ना कि पूरे देश में एक आंदोलन का रूप इसको देने की कोशिश करी जा रही है, उसकी टाइमिंग्स डेफिनेटली वही जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये संयोग नहीं प्रयोग है। अभी थोड़े समय से हम देख रहे हैं कि किसी भी विषय को उठाकर उसको तोड़ मड़ोड़ कर किसी भी समाज के एक वर्ग को ये भड़काने की कोशिश करी जाती है कि तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, तुम आंदोलन करो, तुम खड़े हो जाओ। अब चाहे हम वो CNRC पर देखें, चाहे हम वो कृषि कानूनों पर देखें, चाहे हम वो 370-35 पर देखें, कभी राम मंदिर पर देखें, सेम वही प्रयोग हिजाब के पॉलिटिक्स में, राजनीति में इस्तेमाल करने की कोशिश हो रही है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत सारी मुसलमान महिलाएं खुश हैं, ट्रिपल तलाक पे कानून आने से खुश हैं कि उनके पति उनको तलाक 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 बोलकर छोड़ दिया करते थे। आज वो सशक्त हो गई हैं, स्ट्रांग हो गई हैं, उनकी एक जगह है अपने घर में, उनको निकाल नहीं दिया जा रहा है। तो मुस्लिम महिलाएं बहुत हद तक जो है वो ये चाहती हैं कि ये कानून उनके फेवर में है और वो चाहती हैं कि हाँ, इस्लामिक समाज की जो कुरीतियां हैं वो दूर हों। और जब हम उत्तर प्रदेश में प्रवास कर रहे हैं, हम एक अभियान पे काम कर रहे हैं, राष्ट्र जागरण अभियान, उसमें यूपी की हमने काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स में दौरा किया और वहाँ पर हमें मुसलमान महिलाओं का बहुत समर्थन दिखा योगी जी के लिए। कोई भी मुस्लिम महिला ऐसी नहीं है जो ये ना मानती हो कि हाँ, उत्तर प्रदेश की गलियों में आज वो सुरक्षित है, उत्तर प्रदेश के जिले जिले में, गाँव गाँव में पूरी सुरक्षा के साथ, सम्मान के साथ घूम रही है। नॉट इवन अ सिंगल मुस्लिम वुमन, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात बोल रही हूँ। और वो ये मान रही हैं कि हाँ, जो हमें महिला सुरक्षा देगा हम केवल उन्हीं को वोट करेंगे। वो महिलाएं ये मान रही हैं कि उत्तर प्रदेश में जो पार्टीज अभी तक रही हैं, जैसे समाजवादी पार्टी, उन लोगों ने सिर्फ अपनी सत्ता के लिए मुसलमान लड़कों को इस्तेमाल किया। हथियार कट्टे बांटे जा रहे हैं, पैसे बांटे जा रहे हैं, मुर्गे खिलाए जा रहे हैं, अपराधी बनाया जा रहा है और मुसलमान लड़कों के साथ खून भी माफ किए जा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि वो उनको सत्ता में रखें। तो उससे भी महिलाएं त्रस्त हैं, क्योंकि कोई महिला नहीं चाहती कि उसका भाई, उसका बेटा, उसका शौहर अपराधी बने। तो इस कारण भी उनका बहुत ज्यादा जो खिंचाव है वो योगी जी की तरफ है कि योगी जी अपीज नहीं करते हैं, तुष्टीकरण करके किसी को खराब नहीं करते हैं, वो रियल मुद्दों पर काम करते हैं। और बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे अभी हम रामपुर में खड़े हैं,
रामपुर में आजम खान जी बहुत मुसलमानों की राजनीति करते हैं, मुसलमान के मसीहा बोले मसीहा बोले जाते हैं, एग्जैक्टली शहनशाह। और जो रियल जो ग्राउंड रियलिटी है, देखिए पब्लिक इमेज क्या बनाई जा रही है पैसा खर्च करके और सोशल मीडिया इमेज बिल्डिंग, वो अलग है, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो ये है कि उन्होंने जो अपनी जौहर यूनिवर्सिटी बनाई थी, उसकी जो जमीन उनको लेनी थी, बहुत सारे लोगों से उन्होंने जबरदस्ती वो जमीन ली है। अभी हम एक मुसलमान महिलाओं का सम्मेलन करके आ रहे हैं, उसमें कितनी मुस्लिम महिलाएं ऐसी आई थी जो ये बोलती हैं कि उनके शौहर से जबरदस्ती अंगूठा लगवा लिया गया। जो लोग जमीन देने को तैयार नहीं थे उनको घर में बुलाया गया, बाप के सामने बेटे को मारा गया, बेटे के सामने बाप को मारा गया, और बहुत ज्यादा प्रताड़ना करके, टॉर्चर करके, और जो है हक तलफी करी गई, उनकी जमीनें उनसे लिटरली छीनी गई। तो कोई ये नहीं चाहता है किसी भी तरह के मुद्दे पे, जब वो तार्किक तौर पर सोच रही हैं या जब वो अपनी आंखें खोलकर देख रही हैं, तो वो समझ रही हैं कि उनकी अपनी भी सुरक्षा के लिए, उनके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए, उनके बुजुर्गों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, उनके घर के जो लड़के हैं उनको एक अच्छा इंसान बनाने के लिए और अपराधीकरण से रोकने के लिए बहुत जरूरी है कि योगी जी की सरकार आए। तो उत्तर प्रदेश में जानबूझ के माहौल बनाया जा रहा है कि मजहब के नाम पर वोट करिए, इस्लाम के नाम पर वोट करिए, और हिंदू मुस्लिम क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है ताकि मुसलमान महिलाओं के वोट रोके जा सकें, जो बहुत बड़ी तादाद में योगी जी की तरफ जा रहे हैं। मतलब वही इस्लाम खतरे में आ जाएगा बूथ पे जाते जाते, तो यही बताया जा रहा है क्या? देखिए कोशिश ये की जा रही है, लेकिन हम लोग अभियान में भी ये कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग, देखिए किसी राजनीतिक दल से तो जुड़े नहीं हैं, लेकिन हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम उनको जाकर ये बताएं कि इस्लाम के नाम पर आज तक सबसे ज्यादा शोषण मुसलमान महिला का ही हुआ है, इस्लाम के नाम पर सबसे ज्यादा प्रताड़ना मुसलमान महिला की हुई है। मजहब के ठेकेदारों ने भी उन्हें इस्तेमाल किया है एक कमोडिटी की तरह, चाहे ट्रिपल तलाक हो, चाहे बहु विवाह हो, चाहे हलाला हो, या जैसे हैदराबाद में मिस्यार मैरिज। तो हम लोग ये जागरण भी कर रहे हैं कि देखिए जो भी मुसलमानों के लीडर बनने की कोशिश करते हैं और बोलते हैं हम तुम्हारे नेता हैं, वो कहीं ना कहीं इस्लाम के नाम पर सिर्फ आपके वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा प्रताड़ना आपकी उन्हीं लीडर्स के टाइम में होती है। वैसे भी कह रहे हैं, वो भी मुस्लिमों के नेता है, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री इतना ही भला चाहते हैं महिलाओं का, तो वो क्यों नहीं कहते कि हिजाब के साथ पढ़ो बेटा? देखिए ओवैसी साहब तो मुझे लगता है कि जिसके घर खुद शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर ना ही फेंके तो बेहतर है। हम जब अभियान करते हुए हैदराबाद पहुंचे तो वहां पर हमें पता चला कि आज भी जितेंद्र, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ, आप स्टैटिस्टिक्स निकलवा कर देख लीजिए, आज भी हैदराबाद में मिस्यार मैरिज यानी यात्रियों की मैरिज के नाम से, ट्रैवलर्स मैरिज के नाम से शादियां होती हैं इस्लाम के नाम पर। ट्रैवलर्स मैरिज, मिस्यार मैरिज ये होती है कि अगर कोई मुसलमान पुरुष यात्रा कर रहा है 1 हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए, महीना भर के लिए, वो उतने दिन के लिए किसी भी महिला से शादी कर सकता है। एक्सपायरी डेट होती है उस शादी की, जैसे दवाइयों की एक्सपायरी होती है ऐसे एक महिला की एक्सपायरी होती है कि वो 1 महीने के बाद वो निकाह अपने आप खत्म हो जाएगा, तलाक की भी जरूरत नहीं है। और अरब से 70-70 साल के शेख आकर हैदराबाद में 12-12 साल की बच्चियों के साथ निकाह करते हैं। निकाह तो छोड़िए, उनका शारीरिक शोषण करते हैं। तो ओवैसी साहब किस मुंह से कह रहे हैं कि महिलाओं का अपना सुरक्षा, महिलाओं के अपना चुनने का अधिकार, राइट टू चूज? ये लोग सिर्फ और सिर्फ इमोशनली इंसाइट करके मुसलमानों को हेड काउंट की तरह, वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं। और अब क्योंकि बहुत अच्छे लेवल पे जागरण हो रहा है, समाज में बहुत लोग काम कर रहे हैं, राष्ट्र में बहुत लोग काम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के संरक्षण में बहुत अच्छे अच्छे काम हुए पिछले 5 सालों में, और केंद्र में माननीय मोदी जी के संरक्षण में बहुत ऐसे काम हुए हैं कि लोगों को बिल्कुल पानी की तरह साफ साफ चीजें दिखाई दे रही हैं कि कौन हमारा हितैषी है और कौन सिर्फ हमारे कंधों पर चढ़कर ऊंचा उठने की कोशिश कर रहा है। मगर आजम खान को तो बोला जाता है, मैम जैसे हम रामपुर में हैं तो इसी पे चर्चा हो जाए कि आजम खान को बोला जाता है वो मुसलमान है इसलिए जेल में है, मुसलमान नहीं होते तो जेल में नहीं। देखिए ये विक्टिम कार्ड नरेटिव जितेंद्र हमेशा खेला जाता है। मुसलमानों के जितने भी लोग लीडर्स ऐसे हैं जो गलत तरह की राजनीति करते हैं या जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ सत्ता में रहना है, उनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, उनको सिर्फ इस्लाम को इस्तेमाल करके राजनीति करनी है। वो लोग जब भी फंसते हैं तो अपने आप को तर्कों से तो वो प्रूव नहीं कर सकते कि मैं निर्दोष हूँ, अपने आप को वो मेरिट्स पे, फैक्ट्स पे तो प्रूव नहीं कर सकते कि मैं निर्दोष हूँ। उनको पता है कि कितने लोग मुसलमान ही सड़कों पे उतर आएंगे अगर रियलिटी लोगों के सामने आ जाए तो, या उनको बोलने के लिए मंच मिले, या अगर सत्ता में वो लोग सुरक्षित हों, अगर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में वो लोग सुरक्षित हैं तो खुलकर बोलेंगे वो, जैसे आज बोल रहे हैं। तो ये जितने भी लीडर्स ऐसे हैं वो कहीं ना कहीं एक विक्टिम कार्ड डाल के कि देखो देखो ये मेरे साथ इस कारण हो रहा है कि वो मुसलमान है। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि इवन शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जब गिरफ्तारी हुई थी, ड्रग्स में आपकी गिरफ्तारी हो रही है, आप एक अपराध करते हुए पकड़े गए हैं तो आपकी जगह डेफिनेटली जेल है। वहां पर विक्टिम कार्ड खेलना कि आर्यन खान के साथ
साथ ये हो रहा है क्योंकि वो मुसलमान है, उस आर्यन खान के साथ जो उस शाहरुख खान का बेटा है, जिसको दशकों तक जनता ने अपनी सराखों पर उठाया है। शाहरुख खान की कितनी फैन फॉलोइंग है देश के अंदर, लोगों ने कितना प्यार दिया है। अगर उनका बेटा कोई अपराध करते हुए पकड़ा गया, उसको जेल में डाल दिया, तो फौरन विक्टिम कार्ड, और ये विक्टिम कार्ड बहुत लोग खेलते हैं, इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे बैठे हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, कोई पता चल रहा है कि वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं देश के, वो विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। अरे जब आपको जनता सराखों पर बैठाती है, आपको सम्मान मिलता है, तब तो आप नहीं कहते कि मुसलमान को सम्मान मिल रहा है। अगर आप कोई अपराध करते हुए पकड़े जाएं तो फौरन आप विक्टिम कार्ड खेलने लगते हैं कि हमारे साथ इसलिए हो रहा है कि हम मुसलमान हैं। तो देखिए ये सब समझ रहे हैं, ये जनता बहुत समझदार है और लोगों के सामने अब सारी चीजें बहुत खुलकर आ रही हैं। मुझे लगता नहीं है कि अब इस तरह की चीजें ज्यादा समय तक समाज में और देश में चलेंगी। आपका क्या कहना है कि मुस्लिम महिलाओं का जो वोट है वो योगी और मोदी की तरफ जा रहा है, बीजेपी की तरफ जा रहा है, इसलिए कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है और ये इलेक्शन से ठीक पहले जा पॉलिटिक्स चलाया जा रहा है? देखिए डेफिनेटली मुसलमान महिलाओं का बहुत ज्यादा समर्थन योगी जी की तरफ जा रहा है, और हम लोग जब सम्मेलन कर रहे हैं या गोष्ठियां कर रहे हैं या संवाद कर रहे हैं मुसलमान महिलाओं से, तो वो डेफिनेटली इस चीज को मान रही हैं और वो ये कह रही हैं कि हमें बस डराया जाता है, हमें ये कहा जाता है कि नहीं अगर तुम आरएसएस को वोट करोगी या तुम बीजेपी को वोट करोगी तो वो हम तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो जाएगा या तुम्हें तुम्हारे अधिकार नहीं मिलेंगे या ये लोग तुम्हें मार देंगे। इवन इस तरह की कहानियां गढ़ी जा रही हैं। तो देखिए हम ये भी जागरण कर रहे हैं कि अगर कोई आपको डरा रहा है तो अपने दिल पर हाथ रख के सोचिए कि क्या वाकई आपके पास डरने का कोई कारण है या आपके दिमाग में जबरदस्ती डर के बीज डाले जा रहे हैं। 2017 से लेकर अभी तक उत्तर प्रदेश में एक भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ है। हम लोग ये भी जागरण कर रहे हैं कि कोविड के टाइम पे जिन अस्पतालों ने गरीब लोगों को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी भी भाषा जाति या संप्रदाय का व्यक्ति हो, जिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने मरीजों को एडमिट करने से मना कर दिया, उनके कम से कम 14 या 15 अस्पतालों के लाइसेंस कैंसिल हुए हैं। जो भी घटना योगी जी के पास पहुंच गई क्योंकि वो प्रदेश वासियों की सुरक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा चिंतित थे। तो देखिए इस तरह की बातें जब उन लोगों को बताई जा रही है। मैं मेरठ से आती हूँ, मेरठ में एक प्यारेलाल अस्पताल है, वहां पर 2 रुपए की पर्ची बनती है और 2 रुपए की पर्ची में इंटरनेशनल फैसिलिटीज, इतना साफ अस्पताल है, आप कैमरा लेकर जाइए, शूट करिए, मैं पूरा ऑन रिकॉर्ड नाम बोल रही हूँ। और वहां पर ज्यादातर मुस्लिम महिलाएं ही बुर्का पहनकर वहां पे दवाइयां लेती हैं, स्वास्थ्य सेवाएं लेती हैं। और जो किसी भी तरह की सेवाएं को किसी की भाषा या संप्रदाय या जाति देखकर नहीं दी जा रही हैं, ये वो महिलाएं साफ साफ समझ रही हैं। और महिला सुरक्षा के ऊपर तो इतनी खुशी है महिलाओं में कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। हर महिला, हर मुसलमान महिला भी ये मान रही है कि 2017 से पहले गलियों में, चौबारों में, पान की दुकानों में, जगह जगह झुंड में लड़के, बदमाश, छेड़खानी करने वाले, गुंडे राज, माफिया, गैंगस्टर्स ऐसे घूमते थे कि लड़कियों का, बच्चियों का, औरतों का घर से बाहर निकलना दुश्वार था। आज हम लोग कितनी निडरता के साथ उत्तर प्रदेश में घूमते हैं। सारे माफिया, गुंडा राज बिलों में घुसे बैठे हैं। मैं रामपुर में यहाँ आपको बैठकर ये बाइट दे पा रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मेरे मुख्यमंत्री जो है वो हमारी सुरक्षा के लिए बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव हैं। एक्टिव वर्ड भी उनके लिए छोटा पड़ जाएगा कि वो और इतने ज्यादा इन्फॉर्म्ड हैं कि उन्हें पता है कि कहाँ पर क्या गलत हो रहा है। तो देखिए महिला सुरक्षा के ऊपर महिलाओं में बहुत ज्यादा खुशी है योगी जी कर लेकर, और मुसलमान महिलाएं बहुत ज्यादा उनको वोट करना चाहती हैं। इसीलिए एक सांप्रदायिक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि उत्तर प्रदेश के इलेक्शन को इम्पैक्ट किया जा सके। जैसे आप महिला सुरक्षा की बात करते हैं, जैसे ही चीजें आती हैं तो विपक्ष वाले एक ही चीज नारा लेके चलते हैं, हाथरस। बार बार हाथरस का जिक्र करना। देखिए हाथरस में मामला कोर्ट में है तो मैं उसमें बहुत ज्यादा बोलूंगी नहीं, लेकिन हाथरस में मैंने प्रवास किया था। मैं हाथरस भी गई थी और हाथरस से कुछ दूर पूर्व बलरामपुर है, मैं वहां भी गई थी। देखिए हाथरस प्रकरण में भी एक इसी तरह की सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की गई थी कि ये दिखाने के लिए कि देखिए योगी राज में दलित बच्ची के साथ क्या हो रहा है। हाथरस में एक दलित बच्ची के साथ कुछ अपराध होता है और जब उस घटना की खबर जितने भी विधर्मी राजनीतिक दल हैं उनको मिलती है, वो सारे गिद्धों की तरह उस बच्ची के घर में बैठ जाते हैं और उनको जाकर इस तरह से भड़काने की कोशिश करते हैं कि ऐसा माहौल बने कि भाई फलाना जाति के व्यक्ति ने ढिमकाना जाति के साथ ये कर दिया, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा कुछ नहीं था जितेंद्र। मैं हमेशा बोलती हूँ कि अच्छे व्यक्ति की या गलत व्यक्ति की पहचान जाति, पंथ या मजहब से नहीं होती है। मुसलमान महिलाओं के सम्मेलन में भी हम यही बात समझा रहे हैं कि क्या मुसलमान लड़के आपकी बेटियों को छेड़ते नहीं है? क्या मुसलमान अपराधी या गैंगस्टर्स नहीं होते? तो जो गलत है उसकी जगह जेल में है, जो व्यक्ति अच्छा है उसकी जगह सराखों पर सम्मान देने लायक है। जब हम इलेक्शन में भी वोट करने जाएंगे तो हम अपना जनप्रतिनिधि चुनने जा रहे हैं, हम किसी मस्जिद का इमाम नहीं चुनने जा रहे हैं। उनकी निजी आस्था कुछ भी हो, वो किसी भी तरह के कपड़े पहनते हो, उनकी पूजा पद्धति, उनके आराध्य कोई भी हो, लेकिन अगर वो अच्छे इंसान हैं, अगर वो अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, अपने धर्म का पालन करते हैं, तो हम उनके हाथों में, उनके संरक्षण में सुरक्षित हैं। तो ये
चीज सब लोग अब समझ रहे हैं। हाथरस प्रकरण में तो इतना दोहरा चरित्र दिखा था कि बलराम, मैंने आपको बताया कि हाथरस में दलित बच्ची की जातीय समीकरण इस तरह से सूट कर रहा था कि उत्तर प्रदेश में जातिगत दंगा भड़काने की कोशिश की गई थी। वहीं हाथरस से कुछ दूर बलरामपुर में एक्चुअली दलित बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ था। उसमें 4 आरोपी थे, चारों आरोपी मुसलमान थे। तो वो जो संप्रदाय और जाति का जो समीकरण है वो उन लोगों को सूट नहीं कर रहा था, ना कांग्रेस को, ना समाजवादी पार्टी को, ना भीम आर्मी को। तो बलरामपुर के बारे में कोई बात नहीं कर रहा था। बलरामपुर की बच्ची के घर में कोई जा भी नहीं रहा था। हम लोग जब उनके घर गए, वहां पर लाइट तक नहीं थी, अंधेरे में वो लोग बैठे हुए थे कि नहीं हमारे पास तो कोई नहीं आ रहा है। वो राजनीतिक पर्यटन का स्थल नहीं बना हुआ था बलरामपुर, लेकिन हाथरस बना हुआ था। तो देखिए इस तरह की बातें ये लोग जानबूझ के करते हैं और अब सारी चीजें लोगों के सामने आ रही हैं। उत्तर प्रदेश में कितनी बार दंगे भड़काने की कोशिश की गई, लखीमपुर खीरी में की गई, हाथरस प्रकरण में की गई, अब हिजाब आंदोलन जानबूझ के क्रिएट किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले। और गाजियाबाद में एक मुसलमान बुजुर्ग की दाढ़ी काट दी थी मुसलमान ही लड़कों ने, उस पे इस तरह का हुआ हल्ला किया था, देखो देखो योगी राज में मुसलमान के साथ क्या हो रहा है। जब उसकी जांच हुई तो पता चला कि किसी विवाद में, किसी लड़ाई झगड़े में मुसलमान लड़कों ने ही मुसलमान बुजुर्ग की दाढ़ी काटी थी। तो देखिए इस तरह से ये लोग या तो राई का पहाड़ बनाते हैं, या जहां राई भी नहीं होती है वहां भी पहाड़ बना देते हैं, सिर्फ और सिर्फ लोगों के भावनाओं के साथ खेलकर उनको भाषा में, उनको जाति में, उनको क्षेत्र में, उनको संप्रदाय में बांटने की कोशिश करी जाती है पूरे भारत में। उत्तर प्रदेश का जो भू मनोविज्ञान है जितेंद्र, वो जातियों से प्रभावित होता है, क्योंकि पूरे देश में कोई भी ऐसा प्रदेश नहीं है जिसमें इतनी जातीय विविधता हो। वो उत्तर प्रदेश की ताकत है कि इतनी ज्यादा जातीय विविधताएं हैं। हम लोग जब एक होंगे तो वो हमारी स्ट्रेंथ है, लेकिन उत्तर प्रदेश को तोड़ने के लिए उन जातीय विविधताओं का इस्तेमाल होता है। हमारे मुख्यमंत्री जातिवादी नहीं है, उत्तर प्रदेश का भूमनोविज्ञान जाति से प्रभावित होता है। इनको पता है कि इनको जाति पे तोड़ा जा सकता है, तो जिस जगह को जिस आधार पे तोड़ा जा सके तोड़ने की कोशिश करते हैं, ताकि हम सही जनप्रतिनिधियां चुन सके, ताकि हम कमजोर रहें, ताकि ये लोग हमारे ऊपर राज कर सकें।